गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं मिसकैलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 की। और इस एक्सरसाइज में मोस्टली क्वेश्चंस को हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करना है ये चीज़ें हम सीखेंगे आज, कि कैसे किसी चीज़ को, किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो लेकिन उसके पहले जो है हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कि सबसेट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, या जब दो सेट को इक्वल दिखाते हैं तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, देन शो दैट बी इक्वल टू सी। यानी कि पहचानना होता है प्रूफ करने वाले में कि व्हाट इज द गिवन कंडीशन एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव। ठीक है, यानी हमें प्रूफ क्या करना है और कंडीशन हमको क्या दिया हुआ है। देखो, सच डेट का मतलब होता है कि ये गिवन कंडीशंस के अंदर आता है। ठीक है, ये जो है ना, ये हमको गिवन कंडीशन, ठीक है, इसका हमको यूज करना है, यानी कि इसका और इसका यूज करना है और इस चीज को हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव। ठीक है, ये है। तो सबसे पहली चीज ये है कि जब मुझको b इक्वल टू सी दिखाना है तो ये बताओ कि कब पॉसिबल है, हम दो सेट्स को इक्वल कब दिखा सकते हैं। इफ ईच सेट इज द सबसेट ऑफ अनदर। ठीक है, कि अगर b जो है वो c का सबसेट हो और c जो है वो b का सबसेट हो, तभी इन दोनों कंडीशन में b इक्वल टू सी कहा जा सकता है। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो, वरना एक सिर्फ सबसेट होगा तो सेट छोटा बड़ा हो जाएगा। ये अगर इसका सबसेट है, ये अगर इसका सबसेट है तो ये सेट बड़ा, ये छोटा हो जाएगा। ये अगर इसका सबसेट है तो सी छोटा, बी बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि बोथ सेट्स आर इक्वल। और इन दैट सेंस बोथ सेट्स आर इक्वल का मतलब ये हुआ कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही है, द सेम नंबर्स, यानी कि दोनों सेट में एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। एलिमेंट्स शुड बी सेम इन दिस इन बोथ सेट्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इक्वल सेट्स। ठीक है, तभी इक्वल सेट कहलाएगा कि जब इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम रहे। ठीक है, वो तो बात की बात है, लेकिन हमको पहुंचना यहाँ तक है, हमको यहाँ तक पहुंचना है कि b इज द सबसेट ऑफ c। देखो, जो गिवन कंडीशन है, ठीक है, मुझको दिया हुआ है गिवन में क्या है कि a यूनियन b इक्वल टू a यूनियन c एंड a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन c, ये मुझको दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझको प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है b इक्वल टू c। तो टू प्रूफ b इक्वल टू c, ठीक है, मुझको ये प्रूफ करना है। अच्छा, ये प्रूफ करना है तो एक चीज़ ये बताओ कि मैंने लिया एक एलिमेंट, लेट x बिलोंग्स टू a। ये ऐसा क्यों होता है ये अभी पता चलेगा कि ऐसा क्यों करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने a में कोई एक एलिमेंट लिया तो विच इम्प्लाइज दैट कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b। क्यों? एज a इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b। क्यों भाई? अगर कोई सेट, मान लो कि b a जो है वो b का सबसेट है, तो जो एलिमेंट a का होगा वही एलिमेंट b के भी अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरी है। तो जो एलिमेंट a का है वही इसके यूनियन के अंदर है, क्योंकि ये सबसेट होता है। अगर आपको यूनियन की प्रॉपर्टीज पता होगी, हर सेट अपने यूनियन का सबसेट होता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि b इज द सबसेट ऑफ b यूनियन c, d इज द सबसेट ऑफ d यूनियन e, है ना। इस तरीके से हर जो सेट है वो अपने यूनियन का किसी भी यूनियन के साथ क्या होता है कि सबसेट होता है। तो एज a इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b, देयरफॉर इफ यू टेक x बिलोंग्स टू a, देन x मस्ट बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब a यूनियन b की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर कोई एलिमेंट्स a यूनियन b में है तो इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू a, r यूनियन मतलब r होता है। ठीक है, और x बिलोंग्स टू b, यानी कि या तो ये सेट a का एलिमेंट हो सकता है या तो सेट b का हो सकता है। क्यों? अगर मान लो कि मेरे पास जो है दो एलिमेंट्स a के पास है और c d, है ना। तो जब मैं a यूनियन b जब मैं लूंगा a यूनियन b, तो क्या होगा कि a b c d ये हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर मैंने ये कहा कि C बिलोंग्स टू A यूनियन B, अब देखो कि C A यूनियन B से बिलोंग करता है, लेकिन C या तो A का एलिमेंट है या तो B का एलिमेंट है ना, लेकिन है तो किसी एक का B का एलिमेंट है यहाँ पर, मैंने वही तो कहा, या तो C A का होगा या B का होगा, या अगर मैं A लेता हूँ या तो A जो है इसका एलिमेंट है A यूनियन B का, लेकिन A जो है या तो A का एलिमेंट होगा या तो B का होगा, ठीक है, या दोनों का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इन द सेंस ऑफ यूनियन हम क्या कहते हैं कि R का यूज करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब ये बताओ इफ X बिलोंग्स टू A, यानी कि यहाँ पे दो केस बन रहा है, अगर X A में बिलोंग करता है कोई बात नहीं, हम पहले ही लेके चल रहे हैं, X A में तो बिलोंग हम लेके चल ही रहे हैं, अब हमको क्या मिल गया, ऑल्सो X बिलोंग्स टू B, यानी कि पहले मैंने X को A में बिलोंग कराया, अब वही X क्या आ गया, B में बिलोंग कर गया। जब A का मेंबर B के अंदर चला गया, यानी कि A एंड B दोनों में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि विच इम्प्लाइज दैट कि X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, क्यों कि X A में भी है और X B में भी है, इसका मतलब ये हुआ कि X जो एलिमेंट था वो दोनों सेट में क्या था, कॉमन था, ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B के अंदर जाएगा, और A इंटरसेक्शन B के अंदर जाने का मतलब ये हुआ कि X बिलोंग्स टू, एक मिनट, ठीक है, X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C, क्यों, एज A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, ठीक है। देखो जब X A इंटरसेक्शन B के अंदर आ गया, अब A इंटरसेक्शन B की जो वैल्यू है किसके इक्वल दिया हुआ है, A इंटरसेक्शन C के, तो ये एलिमेंट A इंटरसेक्शन C का भी होगा क्योंकि ये दोनों सेट इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एज A इंटरसेक्शन C। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम और थोड़ा सा सिंपल कर देंगे, X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C का मतलब ये हुआ कि X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू C, ठीक है। देखो हम कहाँ तक पहुँच गए कि हम चले थे A से, और A से हम चले थे, बल्कि आप A से न जा करके आप B से भी जा सकते हो, ठीक है, ज़्यादा आसान होगा अगर आप B से जाना चाहो, क्योंकि मुझे दिखाना है कि B इज़ द सबसेट ऑफ C, तो अगर आप B से जाना चाहते हो तब भी सही है क्योंकि B इज़ द सबसेट ऑफ A यूनियन B। तो अब जो है ठीक है, ठीक, हम पहुँचे यहाँ तक, मैं लेकर के चला था X बिलोंग्स टू B और मुझे क्या मिल गया, X बिलोंग्स टू C, यानी कि मैं यहाँ से लेकर के चला था X बिलोंग्स टू C और मुझे मैं कहाँ तक आ गया, X बिलोंग्स टू C तक, यानी कि जो एलिमेंट B के अंदर मैं लेकर के चला था, अब वो एलिमेंट तीसरे सेट के अंदर यानी C के अंदर चला गया, इसका मतलब ये हुआ कि B इज द सबसेट ऑफ C, क्योंकि जो एलिमेंट B का है वो एलिमेंट C के अंदर जा रहा है, हर हाल में जा रहा है। तो डेफिनेशन भी यही कहती है सबसेट की कि ये इसका सबसेट तभी कहलाएगा जब इसका हर एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है, ठीक है। इसको हमने एक आर्बिट्रेरी यानी कि कोई भी एक एलिमेंट उठाया था और वो सीधे सीधे C के अंदर चला गया, तो B इज द सबसेट ऑफ C। अब क्या करना है कि ये हमारा पहली कंडीशन हो गई, अब हम लिखेंगे सिमिलरली, यानी कि अब यही प्रोसेस, अब क्या करेंगे ना कि हम इसको उल्टा लेके चलेंगे, अब मैं C में बिलोंग करके चलूंगा, X बिलोंग्स टू C, तब कंडीशन क्या होगी, जब C को लेके चलूंगा तो X बिलोंग्स टू A यूनियन C हो जाएगा यहाँ पे, यानी उल्टा चलेगा। अब A यूनियन C की वैल्यू किसके बराबर है, A यूनियन B के बराबर है, यहाँ पुट कर देंगे। अब उसी चीज को उल्टे लेके चलना है, C से लाना है B तक, C से लेकर के B तक लेके आना है, तो सिमिलरली करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि C इज द सबसेट ऑफ B और बाई 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, B इक्वल टू C, है ना, प्रूफ भी हो गया। देखो प्रूफ करने वाले में हमेशा एक पोर्शन जब हो जाता है, खास तौर से सेट्स में या और भी चीज़ें आएंगी प्रूफ करने वाली, तो
जब एक पोर्शन हमारा हो जाता है तो हम दूसरे पोर्शन में क्या करते हैं कि सिमिलरली करके, यानी कि अगर स्टेप सेम है सिमिलरली करके उसको दिखा देते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें भी यही स्टेप सेम होगा, बस जहाँ पे सी है वहाँ पे बी हो जाएगा, जहाँ पे बी है वहाँ पे सी हो जाएगा। और जब b इज द सबसेट ऑफ c हो गया और c इज द सबसेट ऑफ b हो गया, तो 1 और 2 क्या शो करता है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए यानी वो सेट इक्वल था, प्रूफ हो गया। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है ये, क्योंकि बिल्कुल नई चीज़ें हमारे लिए प्रूफ करना, और थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है आपको इन चीज़ों को समझने में, है ना। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, आगे बहुत सारे इसी तरह के प्रूफ करने वाले आपको मिलेंगे। तो बहुत ही आसान है, बस ये कि कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सबसेट्स का और यूनियन इंटरसेक्शन जो भी हमने पढ़ाया हुआ है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि शो दैट द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, और ये 4 चीज़ें दिया हुआ है। इक्विवेलेंट का मतलब हुआ एक चीज़ दूसरे के बराबर है ना। तो इक्विवेलेंट मतलब कि पहला वाला दूसरे के बराबर है, दूसरा वाला पहले के बराबर है, पहला वाला तीसरे के बराबर है, तीसरा वाला पहले के बराबर है, फर्स्ट वाला फोर्थ के इक्वल है, फोर्थ वाला फर्स्ट के इक्वल है। इसी तरीके से सेकंड थर्ड के, थर्ड सेकंड के, थर्ड फोर्थ के, फोर्थ थर्ड के, इस तरीके से हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं सभी को करके नहीं दिखा सकता, मैं आपको 2 बता देता हूँ, बाकी जो उसका प्रोसेस है उसी हिसाब से करेंगे आप। तो इसका इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये लेके चलता हूँ तो ये चीज़ सही होनी चाहिए, अगर मैं ये लेके चलता हूँ तो फिर ये चीज़ सही होनी चाहिए, ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए। अगर पहले और तीसरे के इक्विवेलेंट दिखाना है तो अगर मैं ये मानता हूँ इस कंडीशन को तो ये आनी चाहिए, अगर इस कंडीशन को मानता हूँ तो ये आनी चाहिए, तब ये दोनों इक्विवेलेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो मैं पहले को दिखाता हूँ प्रूफ में कि फर्स्ट इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज और कन्वर्सन इम्प्लाइज होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि दोनों तरफ से कंडीशन है, सिर्फ इसका मतलब होता है ना कि एक चीज़ दूसरे को इम्प्लाई कर रही है। यानी कि मैं कहूँ कि हर नेचुरल नंबर जो है हर इवन नेचुरल नंबर वो नेचुरल होता है। तो यहाँ पे इवन इम्प्लाइज नेचुरल, ठीक है। तो सभी नेचुरल इवन नहीं होता, इधर से सही नहीं है, इधर से ये सही है, इधर से सही नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि पॉजिटिव इंटीजर इम्प्लाइज नेचुरल नंबर, तो दोनों तरफ से सही है कि नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर भी बोला जाता है और पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर भी बोला जाता है। लेकिन ये वाला एक तरफ से सही है कि इवन नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल के अंदर तो आ जाएगा, लेकिन हर नेचुरल नंबर वो इवन नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क है, इसके बारे में और आगे भी डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन जो पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझको ये शो करना है इस कंडीशन को, तो मैं मानता हूँ कि लेट 1 इम्प्लाइज 2, यानी कि पहली वाली जो है मैं मानता हूँ और दूसरी वाली क्या है मुझे शो करना है, ठीक है। तो या उल्टा मान लो, चलो उल्टा मान लेते हैं, लेट सेकंड इम्प्लाइज 1, ठीक है। तो सेकंड इम्प्लाइज 1 का मतलब ये हुआ कि आपने माना कि a माइनस बी इक्वल टू 5 और फिर ये शो करना है द सबसेट ऑफ b।
तो ये बताओ कि जब किसी चीज़ को शो करना होता है ना, तो हम कभी कभी कॉन्ट्रेरी मानते हैं। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि लेट ऑन कंट्रेरी, जो चीज़ आपको प्रूफ करना है आप उसके उल्टे मान लेते हैं कि लेट ऑन कंट्रेरी मतलब वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो लेट ऑन कंट्रेरी वाला ही हम मानेंगे। फिर मैं यहाँ पे गलत लिख रहा था, ये चीज़ मान के चला तो ये चीज़ सही होना चाहिए। तो मैंने कहा कि लेट ऑन कंट्रेरी that a minus b is not equal to 5। मतलब कंट्रेरी का मतलब ये हुआ कि मैं इस चीज़ को गलत मानता हूँ कि ये सही नहीं है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि चलो भाई ये कुछ ना कुछ ये इक्वल नहीं था, मैंने इसका कंट्रडिक्शन किया, मैंने इसको रिजेक्ट किया कि a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू 5, है ना। तो a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू 5 का मतलब ये हुआ कि ये बताओ कि a माइनस बी का मतलब क्या होता है भाई कि एन एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू a बट डज नॉट बिलोंग्स टू b, एक ऐसा एलिमेंट जो a का मेंबर है लेकिन वो b का मेंबर नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड a माइनस बी। तो ये बताओ कि जब a माइनस बी में जो क्या है कि एम्प्टी सेट नहीं है, यानी कि a माइनस बी के अंदर कुछ न कुछ एलिमेंट है, देन देयर एग्जिस्ट, यानी कि एक ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा x से बिलोंग्स टू a माइनस बी से, ठीक है। जब a माइनस बी फाई नहीं है, a माइनस बी एम्प्टी सेट नहीं है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। तो मान लो कि वो एक एलिमेंट कौन सा था, x बिलोंग्स टू a माइनस बी, सच दैट कैसा है भाई कि x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। यही जो डिफिनेशन कहती है कि a माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एलिमेंट a में बिलोंग करता है तो वो b में बिलोंग नहीं कर सकता। यही डिफिनेशन हमारी है a माइनस बी की कि a में बिलोंग करता है लेकिन b में नहीं करता। लेकिन मैंने तो पहली कंडीशन को ट्रू माना हुआ है ना, बट इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों भाई इट इज नॉट पॉसिबल, एज a इज द सबसेट ऑफ b। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने माना हुआ है कि a इज द सबसेट ऑफ b, और a इज द सबसेट ऑफ b का मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू a का मतलब ये हुआ कि x b में भी बिलोंग करना चाहिए। x बिलोंग्स टू a का मतलब क्या हुआ, x b में बिलोंग करना चाहिए अगर ये चीज़ सही है तो। लेकिन x a में तो बिलोंग कर रहा है, b के अंदर बिलोंग ही नहीं कर रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने माना था कंट्रडिक्शन, जो हमने कंट्रडिक्शन माना था ये फाई नहीं होना चाहिए, तो ये फाई ही होगा, ठीक है, ये फाई होना चाहिए, ठीक। तो देयरफॉर a माइनस बी इक्वल टू 5, है ना, विच इम्प्लाइज दैट कि 1 2 volts, which implies that therefore 1 implies for second। ये हो गया। अब हमको इसका उल्टा लेके चलना है कि सेकंड को मानना है और ए को रिजेक्ट करना है, ठीक है। इसका उल्टा देखो, लेट सेकंड होल्ड्स, अगर हमारा दूसरा सही है तब हमको क्या प्रूफ करना है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन वी हैव टू प्रूव दैट A is the subset of B। ये हमको प्रूव करना है, यानी कि दूसरा वाला वो सही है। मैंने माना कि दूसरा वाला क्या है कि A माइनस बी इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ कि A माइनस बी के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, है ना। तो A माइनस बी की डिफिनेशन ये कहती है कि जब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो सबसे पहली चीज़ ये बताओ कि जब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू A, इसकी डिफिनेशन ये कहती है बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। डिफिनेशन यही कहती है, लेकिन तब पॉसिबल है ना कि जब इसके अंदर कोई एलिमेंट हो, जो a का एलिमेंट है लेकिन b का नहीं है। लेकिन ये तो 5 है, इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि विच इम्प्लाइज दैट कि x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b, है ना, कि जो एलिमेंट a का होगा वही एलिमेंट b का भी होगा, क्योंकि a माइनस बी इक्वल टू 5 है, इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है।
अगर होता जैसे पहले वाले केस में, तब हम कहते हैं कि वो जो x है वो मेंबर होगा a का लेकिन b का नहीं होगा। जब है ही नहीं तो हम उसकी बात क्यों करें? तब मैं कह सकता हूँ ना कि जो a के अंदर होगा वो b के भी अंदर होगा। यहाँ से क्या पता चलता है कि a इज द सबसेट ऑफ b। हो गया भाई, क्योंकि a का जो एलिमेंट है वही एलिमेंट b के अंदर जा रहा है, तो ये इसका सबसेट हो गया। देयरफॉर 2 implies for 1। देयरफॉर अब ये दोनों तरफ से सही हो गया, ठीक है। पहले 1 होल्ड किया 2 के लिए, फिर 2 होल्ड किया 1 के लिए, फिर दोनों एक दूसरे के लिए सही है, यानी ये इसके इक्विवेलेंट है। अब मैं एक और करके बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग थोड़ा सा अपने से भी देखिएगा इस चीज को। थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। अगर मैं ये कहता हूँ कि 1 होल्ड करता है थर्ड के लिए, यानी कि मैंने मान लिया कि लेट ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो मुझको प्रूफ क्या करना है? मुझको प्रूफ ये करना है टू प्रूफ थर्ड वाला क्या है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी, यानी मैंने मान लिया कि ये सही है। अब मुझको ये प्रूफ करना है थर्ड वाला। तो इसको प्रूफ करने के लिए तो मुझको पता है कि देखो, इसको प्रूफ करने के लिए क्लियरली या वी नो डैट क्या हम जानते हैं कि B इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B। अभी हमने बताया था कि जो B है वो A यूनियन B का क्या होगा? सबसेट होगा, है ना। देखो, इसको शो करना है इसके इक्वल। तो अभी हमने बताया था कि जब दो सेट को इक्वल शो करना होता है तो मैं क्या दिखाऊंगा कि A इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B इज द सबसेट ऑफ B और B इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B। यानी कि अगर ये दोनों चीजें मैं दिखा देता हूँ तो मैं कहूँगा ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज क्या है कि एक चीज तो बिल्कुल साफ साफ पता है हमको कि B क्या है? अपने यूनियन का सबसेट होता है, तो इसको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि ये कंडीशन मुझे पहले से ही मिल गई कि B इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B। अब मैं इस पे आता हूँ। इसको शो करने के लिए मैं एक एलिमेंट इसके अंदर लूंगा A यूनियन B के। अगर वही एलिमेंट B के अंदर चला गया तब मैं कहूँगा कि हाँ क्या होता है कि ये इसका सबसेट है। पहला केस तो हो गया। दूसरे में क्या करेंगे कि लेट X बिलोंग्स टू A यूनियन B, और इसका मतलब क्या हुआ? विच इम्प्लाइज दैट कि X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, ठीक है। अब इसके अंदर दो केस बन रहा है, या तो X A का मेंबर होगा या तो B का मेंबर होगा। तो जहां पे R की कंडीशन आती है वहां पर हम दोनों केस को दिखाते हैं। देखो, केस फर्स्ट मैं ये लूंगा, केस फर्स्ट इफ या व्हेन कर लो, व्हेन X बिलोंग्स टू A, व्हेन X बिलोंग्स टू A, पहले वाले केस में। यानी कि इस केस में, क्योंकि इसमें दोनों में कंफ्यूजन है कि X A का मेंबर है कि B का, मैं दोनों करके दिखाता हूँ कि व्हेन X बिलोंग्स टू A, और हमने क्या माना हुआ है? हमने माना हुआ है कि A इज द सबसेट ऑफ B। तो जब X A का मेंबर है तो X कहाँ चला जाएगा? विच इम्प्लाइज दैट X बिलोंग्स टू B। क्यों? कि A इज द सबसेट ऑफ क्या है भाई? B, ठीक है। अब A जो है, X जो है A का मेंबर था, अब वो X B में चला गया, और इसका मतलब ये हुआ कि विच इम्प्लाइज दैट कि हम कहाँ से चले थे? हम A यूनियन B से चले थे ना। तो A यूनियन B से हम चले थे और कहाँ पहुँच गए? B तक। तो B के अंदर चले आए। यानी कि जब हमने पहला केस लिया है, एक बार और समझ लो, ठीक है, एक बार और समझ लो। मुझे शो करना था A यूनियन B इक्वल टू B, यानी कि ये तभी पॉसिबल है जब मैं इसको इसका सबसेट, इसको इसका सबसेट अगर मैं दिखाता हूँ तो ये तभी पॉसिबल है। तो मैंने इस कंडीशन को माना हुआ है, और इस कंडीशन को मानने के बाद क्या करना है? मुझे इसको प्रूव करना है। तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियरली है कि B इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B, यानी कि ये वाली चीज़ हमको मिल चुकी है। अब मुझे इस पे काम करना है, ठीक है। इस पे काम करने के लिए मैंने एक एलिमेंट यहाँ का उठाया, और अगर वही एलिमेंट B के अंदर चला जाएगा तो मैं कहूँगा कि A यूनियन B इज द सबसेट ऑफ B, ठीक है। तो X बिलोंग्स टू A यूनियन B का मतलब ये हुआ
कि x a का भी मेंबर हो सकता है या b का हो सकता है। अब दोनों केस को लेके चल रहे हैं। पहला केस ये है कि जब x a का मेंबर था या है, ठीक है, तब क्या है कि x b का भी मेंबर होगा। क्यों? अभी तो हमने माना है कि a इज द सबसेट ऑफ b। अब सीधे सीधे आप कहाँ से चले थे? यहाँ से चले थे, कहाँ चले आए? b तक। कंडीशन को फॉलो कर गया, यानी इस कंडीशन को फॉलो कर गया। अब जो है मैं कहता हूँ कि केस सेकंड में क्या कहता हूँ कि लेट x बिलोंग्स टू b, यानी सीधे सीधे मैं x बिलोंग्स टू b कहता हूँ। तो कहाँ से चले थे भाई? a यूनियन b से चले थे, और दूसरे वाले केस में मैं पहुँच गया b के अंदर, तो a यूनियन b इज द सबसेट ऑफ b, यानी कि यहाँ से x चला था और वह x इसके अंदर पहुँच गया, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा और ये हो गया 2। अब मैं कहूँगा कि बाई 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? a यूनियन b इक्वल टू b, यानी कि पहली वाली कंडीशन होल्ड कर गई कि फर्स्ट मान के चले थे, थर्ड वाली होल्ड कर गई। अब इसका उल्टा चलेंगे, थर्ड वाली मानेंगे, पहली को होल्ड कराना है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि लेट थर्ड होल्ड्स यानी कि लेट a यूनियन b इक्वल टू b, ये हमने माना है और हमको प्रूफ ये करना है, टू प्रूफ a इज द सबसेट ऑफ b। इसको इसका सबसेट दिखाने के लिए मैं एक एलिमेंट यहाँ पर लूँगा और वही एलिमेंट अगर b के अंदर चला जाता है तो क्या होता है? वो इसका सबसेट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि लेट x बिलोंग्स टू a, मुझे जो चीज़ प्रूफ करनी है, मैं इसके अंदर मैंने एक एलिमेंट लिया और a लिया, और यही जो एलिमेंट है x बिलोंग्स टू a यूनियन b, क्यों कि as a इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b। क्यों इसके अंदर जाएगा? क्योंकि x बिलोंग्स टू a है ना, और x बिलोंग्स टू a यूनियन b, क्योंकि जो एलिमेंट इसका होगा वही एलिमेंट इसका भी होगा, तो जो एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा वही इसके अंदर बिलोंग करेगा। इसको हमने लिख दिया। और ये बताओ अभी हमने क्या माना है कि लेट a यूनियन b इक्वल टू b, x बिलोंग्स टू b, यानी इसके बराबर मैं b रख सकता हूँ। क्यों? एज a यूनियन b इक्वल टू b, ये हमको दिया हुआ है, यानी हमने माना है। तो मैं x कहाँ से लेके चला था? a से, कहाँ पहुँच गया? b के अंदर, विच इम्प्लाइज दैट a इज द सबसेट ऑफ b, यानी कि थर्ड इम्प्लाइज क्या करती है? 1 को होल्ड करा दी है। देयरफॉर 1 इज कन्वर्सली एंड डायरेक्टली इक्वल टू थर्ड। इस तरीके से पहला दूसरा और पहला तीसरा मैंने करके दिखा दिया। अभी आपका काम है कि दूसरा तीसरा, फिर तीसरा चौथा, फिर पहला चौथा, इस तरीके से हम बाकी भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा सोचना भी है कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, और बिल्कुल प्रोसेस यही है, कहाँ से लेके चलना है, कहाँ पे शामिल कराना है, ठीक है।